हाँ जी बालको सुप्रभात नमस्कार राम राम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। आज बात करें इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990। अगर आपके पास टीआर दिन वीक हो रही है तो हो सकता है आप 2-3 चैप्टर इकट्ठे हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बट आपके यहाँ मेरी पुस्तक है तो चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बात कर ली कि हम लोग आजादी से पहले स्टेगनेंट थे, अब हम आजाद हो चुके हैं, यानी कि 1950 के आसपास आ चुके हैं। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ने क्या क्या बदलाव किए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोगों ने कैसा प्लान अडॉप्ट किया। हम लोगों ने प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्ट किया, जहां पर हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे। और यह करने के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया मार्च 1950 के अंदर, और उन्होंने 5 ईयर प्लान पॉलिसी को शुरू करा। प्लानिंग कमीशन को आज की तारीख में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले रखा। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च हुआ। 1951 से 56 चला, जिसका काम था एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना। अगर बात करें 5 ईयर प्लान की, तो 2 प्रकार के गोल इनके अंदर आते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी लॉन्ग टर्म गोल जो 20-25 साल तक एक ही गोल चलता है, और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल जो कि प्लान स्पेसिफिक होते हैं, हर प्लान के अलग गोल। अगर 5 मेन ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें जो कि लंबे समय तक चलते हैं, उनमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर आता है मॉडर्नाइजेशन, फिर आता है फुल एम्प्लॉयमेंट, देन इक्विटी, एंड फाइनल वन इज सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी। ये 5 गोल हैं जिनको लेकर हम लोगों ने 5 ईयर प्लान को लॉन्ग टर्म के लिए चलाया। अब 5 ईयर प्लान जब हमने शुरू करा, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को पकड़ा। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों जरूरी था हमारे देश के लिए। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, हमारे यहां मोर देन 72% पॉपुलेशन एट द एज ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर से इंप्लॉयमेंट पाती थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके और भी कई सारे रीजन है, जैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। आज के समय में 10% के आसपास हमारा जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर ही दे रहा होता है। फूड ग्रेन की सप्लाई एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ही। आज भी बात कर रहे हैं तो अमूमन 45 से 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट में देता है, रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ा बाजार है एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे फर्टिलाइजर हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, इनकी इंडस्ट्रियों का क्या होगा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरुआत की गई। पर शुरुआत करी है तो प्रॉब्लम्स बहुत होंगी। 1 मिनट रुक जाओ। अगर आप ये वीडियो 15 या 16 मार्च के आसपास देख रहे हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हम लोग आप लोगों के लिए कंप्लीट फ्री के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे एक एमसीक्यू टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं, जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हो रहे होंगे। 20 हैं तो 20 के 20 करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी आके कैसे भी आके देख सकता है। तो जाओ और पूरी डिटेल उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए हमने पहले यह पकड़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे यहां थी वो थी इरिगेशन फैसिलिटी की कमी, यानी कि फसलों में पानी के लिए हम लोग ज्यादातर रेनफॉल पे डिपेंड करते थे, जो कि सही नहीं था। सेकंड प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ छोटे छोटे खेत हुआ करते थे, जिस वजह से एक खेत पे ट्रैक्टर लगाना मुश्किल था, क्योंकि बहुत छोटा खेत है, ट्रैक्टर लगाने की जगह नहीं, तो हाथ से काम होता था, स्लो काम होता था। हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं था, मतलब एक ऐसी जगह नहीं थी, कोई बैंक नहीं था जहां से एग्रीकल्चर से लोन मिल जाए। हमारे यहाँ के लोग अभी भी कन्वेंशनल आउटलुक पर लगे हुए थे, यानी उनका मानना था कि ये फसल से सिर्फ हम खाएंगे कमाएंगे नहीं। ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं था, यानी कि किसान उगाना जानता था, बेचना नहीं जानता था। और बेचने के नहीं जानता था तो इसलिए उसको नुकसान हो सकता था। वो महाजनों को, बड़े बड़े जमींदारों को और इन लोगों को बेच दिया करता था सस्ते दामों में। तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने शुरू करे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 3 प्रकार के हमने रिफॉर्म शुरू करे। सबसे पहला रिफॉर्म था लैंड रिफॉर्म, यानी जमीन को लेकर। देन उसके बाद आता है आपका टेक्निकल रिफॉर्म, एंड देन आता है जनरल रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के अंदर जमीन को लेकर हमने क्या क्या किया। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरमीडिएटरीज यानी कि जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग कर दी, यानी कि एक व्यक्ति इतने से ज्यादा लैंड नहीं रख सकता है, तो वो फिर किसी और को, छोटे फार्मरों को दे दी जाएगी। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, छोटे छोटे सबको जोड़ा और एक बड़ी जमीन बनाई जिससे सब लोग मिलकर काम कर सके। कोऑपरेटिव फार्मिंग, साथ मिलकर काम करके हम लोग अच्छा सामान अच्छे दामों में बेच पाए, इसके लिए हमने प्रोसेस किया। तो पहला आपका वो हो गया जो कि जमीन से रिलेटेड रिफॉर्म था, यानी कि लैंड रिफॉर्म। उसके बाद आता है आपके जनरल रिफॉर्म। जनरली हमने क्या क्या चेंजेस करे एग्रीकल्चर सेक्टर में। इरिगेशन फैसिलिटी को बूस्टअप कर दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 2010 तक 35% लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर का कंप्लीटली इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर आता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट शुरू करें, नाबार्ड की स्टार्टिंग करी 1982 में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर लोन देने का काम करता है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लॉन्च कर दिया गया, जिसके तहत
किसानों को मिनिमम प्राइस की गारंटी सरकार के द्वारा मिली। सरकार ने लॉन्च किए रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। रेगुलेटेड मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे सरकार जो है वो कंट्रोल करती है प्राइसेस को एंड डिमांड एंड सप्लाई को, तो यहां पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है मिडिल मैन के थ्रू। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाई गई जहां से सारे फार्मर छोटे छोटे आए एक जगह अपना सामान रखें और बड़े व्यापारी को बेचें, जिससे वो बार्गेनिंग अच्छी कर सके। तीसरा जो रिफॉर्म था वो था टेक्निकल रिफॉर्म, जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब सिंपल भाषा में होता है कि एकदम से जो इंक्रीज आया प्रोडक्टिविटी में। ये इंक्रीज क्यों आया? क्योंकि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड इस्तेमाल करे, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करा, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन और मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन का इस्तेमाल करा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या क्या फायदे हुए? हमारे प्रोडक्शन बढ़ गए, नेशनल इनकम बढ़ गई, मार्केटेबल सरप्लस बढ़ गया, यानी कि बाजार में सामान बहुत ज्यादा हो गया। जब ज्यादा सामान हो गया तो लो इनकम ग्रुप को भी फायदा मिला, क्योंकि बहुत सारा सामान है, खराब होगा, इससे अच्छा सस्ते में बेच लो। फार्मर का आउटलुक बदल गया, यानी कि अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर को कमर्शियलाइज करके सोचने लग गए, और सरकार के पास बफर स्टॉक हो गया फूड ग्रेन का। आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां पर फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी है। अब देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते, तो फायदा है तो नुकसान भी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि ये कुछ लिमिटेड गेहूं और चावल के लिए ही था, लिमिटेड क्रॉप्स पे काम करता था, इसके अलावा नहीं काम करता था। अनइवन बेनिफिट थे, जो लोग बड़े फार्मर हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि HYV सीड महंगे आते हैं, छोटे फार्मर को फायदा नहीं था। सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यूज कर लिया जमीन से, तो जमीन की सारी उपजाऊता खत्म हो गई। अनइवन स्प्रेड था, ये वहीं पॉसिबल था जहां पर पानी ठीक ठाक था, यानी कि जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन कुछ जगह ही हमारा काम हुआ करता था, इसके अलावा नहीं चलता था, क्योंकि भाई चावल की खेती को पानी बहुत चाहिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोगों ने कैसे काम किया। चैप्टर में 2-3 चीजें, आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर को मर्ज कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है 7-8 मिनट की वीडियो चली जाए। तो चलिए इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्यों जरूरी थे? क्योंकि इंडस्ट्री एक अच्छा स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, मॉडर्नाइजेशन को बूस्ट करती है, नेशनल इनकम बढ़ाती है, आपकी ग्रोथ पोटेंशियल को बूस्ट करने में मदद करती है, एक्सपोर्ट करती है, और साथ साथ में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए भी हमें इंडस्ट्रीज चाहिए। अब इंडस्ट्रीज हमारे यहां पर बहुत कम थी, इसलिए सरकार को इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, लैक ऑफ कैपिटल थी, कोई इंसेंटिव नहीं था। बड़े बड़े व्यापारी भारत में क्यों आएंगे? क्योंकि यहां पर तो भी इंडस्ट्री आई नहीं है। सोशल जस्टिस नहीं होता थी, अगर कोई आता भी था तो वो पैसे बनाता था, लोगों का भला नहीं करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार को डेवलप करना था, वो कोई भी बड़ा कैपिटलिस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए सरकार को आना जरूरी था, और सरकार लेकर आई इसके चलते इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, यानी कि एक ऐसा पूरा रिजोल्यूशन जिसके चलते 1956 के अंदर हमारी सरकार ने 3 प्रकार की चीजें करी। तो क्या क्या फीचर्स थे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सरकार 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री लेके आया, जिसमें शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी आई। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री रखी गई जो कि कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर थी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री रखी गई जो कि बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट चलाती थी, बट डिसाइडिंग रोल पब्लिक का ही होता था, और बाकी जितनी भी इंडस्ट्री छोटी मोटी बच जाती हैं वो सब शेड्यूल सी के अंदर थी। सरकार ने इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि अगर आपको अपनी इंडस्ट्री लगानी है, बढ़ानी है, चलानी है और ऊपर बढ़ लेके जानी है इन सभी कामों के लिए आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी हो जाता है। इंडस्ट्रियल कंसेशन का भी सरकार ने एक प्रावधान रखा, जिसके अंदर अगर आप गांव में जाके इंडस्ट्री लगाते हो, बैकवर्ड एरिया में लगाते हो, तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, पावर सप्लाई बहुत सब्सिडाइज रेट पे मिलेगी, और भी 2-4 फायदे मिल जाते थे। तो भाई ये था आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इसके लास्ट में सरकार ने SSI पे काम किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हुआ करती थी जो 1951 के अंदर आई, जब 5 लाख से अंदर, यानी कि 1951 में अगर आपका 5 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो आप SSI के अंदर आओगे, पर अब वो 5 करोड़ हो गया है, तो आप देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना क्यों जरूरी था? सबसे बड़ा रीजन है कि ये लेबर इंसेंटिव होती है, लेबर इनके अंदर काम करती है, रीजनल ग्रोथ पे काम करते हैं, कि छोटे छोटे हर एरिया में होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में होगी, छोटे शहरों में भी होगी। इक्विटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, और साथ साथ में ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से SSI को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके साथ साथ सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी अपना काम किया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लागू किया। देखो पीछे की लाइट भी बंद हो गई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट चालू किया, जिसके तहत सरकार ने बोला कि हम बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे, अंदर से ही सामान करेंगे, जिसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं। इसके तहत सरकार 2 तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर आई, पहला है टैरिफ, दूसरा है कोटा सिस्टम। टैरिफ सिस्टम का मतलब होता है टैक्स लगा देना, ठीक है, और कोटा सिस्टम का मतलब है सरकार ने एक लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा सामान आप इंपोर्ट
नहीं कर सकते। ये सारी काम करके सरकार ने डेवलपमेंट की शुरुआत करी। तो भाई ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो गया है, पहले ही बता रहा हूं। अगर आप टीआर जेएनवी की से पढ़ रहे हैं, 3-4 चैप्टर आपके यहीं समाप्त हो गए। ठीक है जी, अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का समाप्त हो गया। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। टिल देन बालको कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।